सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 की सहायक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज इकाई 5 नई समस्याओं के अंतर्गत भाग 4 में यांत्रिक उन्नत और रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच अंतर के बारे में जानेंगे। अब इस विषय पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लिखते हैं कि अकबर के दरबार के पुर्तगाली जेसुइट बताते हैं कि उनकी दिलचस्पी बहुत सी बातों में थी और वह उन सब के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था। उसे सैनिक और राजनीतिक मामलों का पूरा ज्ञान तो था ही, साथ ही वह बहुत सी यांत्रिक कलाओं पर भी। फिर भी यह अजीब बात है कि उसकी जिज्ञासा एक बिंदु पर जाकर रुक गई। यदि अकबर ने इस तरफ ध्यान दिया होता और पता लगाया होता कि संसार के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है, तो उसने सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रख दी होती। लेकिन उसके सामने बड़ी समस्या यह थी कि वह इस्लाम के साथ राष्ट्रीय धर्म और लोगों के रीति रिवाजों का मेल करा के राष्ट्रीय एकता कैसे कायम करें। इस तरह भारत की सामाजिक स्थिति में अकबर भी कोई बुनियादी अंतर पैदा नहीं कर सका और उसके बाद भारत ने फिर अपना गतिहीन और अपरिवर्तनशील जीवन अपना लिया। अकबर ने जो इमारत खड़ी की थी वह इतनी मजबूत थी कि दुर्बल उत्तराधिकारियों के बावजूद वह 100 साल तक कायम रही। सिंहासन के लिए शहजादों में लगातार युद्ध होते रहे और केंद्रीय शक्ति कमजोर पड़ती गई, पर दरबार का प्रताप बना रहा और सारे एशिया और यूरोप में आलीशान मुगल बादशाहों का यश फैल गया। वास्तुकला की दृष्टि से दिल्ली और आगरा में सुंदर इमारतें तैयार हुईं। यह भारतीय मुगल कला दक्षिण और उत्तर में मंदिरों और दूसरी इमारतों की सजावटों और अलंकरण की शैली से एकदम भिन्न थी। प्रेरित वास्तुकारों और निर्माताओं ने आगरा में ताजमहल को मोहब्बत भरे हाथों से खड़ा किया। उत्तर पश्चिम से आने वाले आक्रमणकारियों और इस्लाम का भारत पर बहुत प्रभाव पड़ा। इस टकराहट ने उन बुराइयों को खोलकर रख दिया जो हिंदू समाज में घर कर गई थीं। जात पात की सड़ांध, अछूत प्रथा और अलग अलग रहने की बेढब प्रवृत्ति, इस्लाम के भाईचारे और अपना मानने वालों के बीच बराबरी के सिद्धांतों का विशेषकर उन लोगों पर गहरा असर पड़ा जिन्हें हिंदू समाज में बराबरी का दर्जा देने से इनकार कर दिया गया था। इस विचारधारात्मक टकराहट से कई आंदोलन उठ खड़े हुए जिनका उद्देश्य धार्मिक समन्वय करना था। यह बात ध्यान देने लायक है कि वर्गों का प्रभाव इस हद तक था कि नियमतः लोगों ने इस्लाम में धर्म परिवर्तन सामूहिक रूप से किया। ऊंची जात के लोगों में व्यक्ति कभी कभार अकेले धर्म परिवर्तन कर लेता था, पर निम्न श्रेणी के लोगों में मोहल्लों में एक जात के लोग या फिर लगभग सारा गांव ही धर्म बदल लेता था। इसलिए उनका सामूहिक जीवन और कामकाज पहले की ही तरह चलते रहते। केवल पूजा के तरीके आदि में छोटे मोटे अंतर अवश्य आ गए। इस कारण आज हम देखते हैं कि कुछ विशेष पेशे और शिल्प ऐसे हैं जिन पर मुसलमानों का एकाधिकार है। इस तरह कपड़ा बुनने का काम मुख्यतः और ज़्यादातर हिस्सों में पूरी तरह मुसलमान करते हैं। भारत में रहने वाले अधिकतर मुसलमानों ने हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन किया था। कुछ लंबे संपर्क के कारण भारत के हिंदुओं और मुसलमानों ने बहुत सी समान विशेषताएं, आदतें, रहने सहने के ढंग और कलात्मक रुचियां विकसित की। वे शांतपूर्वक एक कौम के लोगों की तरह साथ साथ रहा करते थे, एक दूसरे के त्योहारों और जलसों में शरीक होते थे, एक ही भाषा बोलते थे तथा बहुत कुछ एक ही तरह से रहते थे और एकदम
एक जैसी आर्थिक समस्याओं का सामना करते थे। यह तमाम आप आपसदारी और एक साथ रहना सहना उस वर्ण व्यवस्था के बावजूद हुआ जो ऐसे मेल मिलाप में बाधक थी। एक आध उदाहरणों को छोड़कर आपस में शादी ब्याह नहीं होते थे, और जब ऐसा होता था तो दोनों पक्ष मिलकर एक नहीं होते थे। आपसी खान पान भी नहीं होता था, पर इस मामले में बहुत कड़ाई नहीं बरती जाती थी। औरतों के पर्दे में अलग थलग रहने से सामाजिक जीवन के विकास में रुकावट आई। गांव की आम जनता में अर्थात आबादी के बड़े हिस्से में जीवन मिला जुला था और उनमें सामूहिकता कहीं अधिक थी। गांव के सीमित घेरे के भीतर हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरे संबंध थे। बड़ व्यवस्था से कोई बाधा नहीं होती थी और हिंदुओं ने मुसलमानों को भी एक जात मान लिया था। वे एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते थे और कुछ अर्ध धार्मिक से त्यौहार दोनों के बीच समान रूप से मनाए जाते थे। उनके लोकगीत भी एक ही थे। इनमें से ज़्यादातर लोग किसान, दस्तकार और शिल्पी थे। मुगल शासनकाल के दौरान बहुत से हिंदुओं ने दरबार की भाषा फारसी में पुस्तकें लिखी। इनमें से कुछ पुस्तकें कालजयी रचनाएं मानी जाती हैं। इस समय मुसलमान विद्वानों ने फारसी में संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद किया और हिंदी में लिखा। हिंदी की सबसे प्रसिद्ध कवियों में दो हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत लिखा, और मोहम्मद रहीम खान खाना जो अकबर दरबार के अमीरों में थे और उनके संरक्षक के पुत्र थे। खान खाना अरबी, फारसी और संस्कृत तीनों भाषाओं के विद्वान थे और उनकी हिंदी कविता का स्तर बहुत ऊंचा था। कुछ समय तक वह शाही सेना के सिपाह सालार रहे। फिर भी उन्होंने मेवाड़ के उन राणा प्रताप की प्रशंसा में लिखा जो बराबर अकबर से युद्ध करते रहे और उनके सामने कभी हथियार नहीं डाले। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम लोग औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई, हिंदू राष्ट्रवाद का उभार, शिवाजी, इनके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।